नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार गौतम, एआरपी साइंस श्रावस्ती। और हम लोग चर्चा कर रहे थे ध्यान आकर्षण के बारे में, और इससे पहले हमने ध्यान आकर्षण के परिचय के बारे में आपसे चर्चा की थी। और आज हम चर्चा करेंगे भाग एक के बारे में। भाग एक के बारे में चर्चा करने से पहले कुछ बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इस समय पूरे प्रदेश में ये जो हस्त पुस्तिका है, और क्या ये तीनों हस्त पुस्तिकाएँ और प्रेरणा तालिका, प्रेरणा सूची, प्रेरणा लक्ष्य से संबंधित जो है क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। और आप जिस भी ज़िले में आप हैं, सभी ज़िलों में ऐसा हो रहा है। वहाँ पे मेरा एसआरजी और एआरपी साथियों से मेरा ये निवेदन है सभी ज़िलों के, और जहाँ पे ये चीज़ें नहीं हो पा रही वहाँ के लिए, कि आप जब भी प्रश्न बनाएं तो अपने ज़िले में एक सेगमेंट से बनाएं। ध्यान आकर्षण में अगर बनाना है तो आप दे दें कि भाग एक से संबंधित है, भाग दो से संबंधित है। आधारशिला में बना रहे हैं वहाँ पे भी, या शिक्षण संग्रह से बना रहे हैं वहाँ भी, इस तरह दें ताकि शिक्षक पढ़ पाएँ और फिर पेपर हल कर पाएँ। मैंने देखा कि कई ज़िले में ये जो पेपर बन रहा है कि पूरे ध्यान आकर्षण से बना दिया, क्वेश्चन दे दिया। अब इतना पूरी किताब संभव नहीं है कि कोई पढ़ के इतनी जल्दी वो पेपर हल कर पाए, क्योंकि हार्ड कॉपी हमारे पास है नहीं, सॉफ्ट कॉपी है। और सॉफ्ट कॉपी पूरा मोबाइल से पढ़ के और पूरी किताब को पढ़ के आपके 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन जो भी आप देते हैं उसको हल करना एक कठिन कार्य है। तो मेरा एक सिर्फ सुझाव है, और आप कर सकते हैं कि भाग जो जो भाग हैं उनको बांट कर, या जो एक किताब है, एक मॉड्यूल है, उस सेगमेंट को कई सेगमेंट में बांट के और प्रश्न बनाएं। प्रश्न का जो बनाने का तरीका है, कोशिश करें कि बोधात्मक प्रश्न ज़्यादा हों, और या ऐसे कह लीजिए कि उसमें जो है कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस डाले जाएं, विश्लेषण करने वाले क्वेश्चन डाले जाएं। हमने देखा कई पेपर ऐसे हैं कि सीधे सीधे उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, डाटा पूछा गया है। भाई डाटा पूछने से हमें नहीं लगता कोई विशेष लाभ हो, ये मेरा मानना है। और बिल्कुल आपके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि हम उसमें जो है बोधात्मक प्रश्न ज़्यादा दें। आत्मनिष्ठ भी प्रश्न डाल सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब इससे तर्क शक्ति आएगी, शिक्षक पढ़ेगा, प्रश्न पूछेगा, आपस में डिस्कस करेगा, और एक जो लाभ चाहिए इन हस्त पुस्तिकाओं का, वो लाभ हम सभी शिक्षकों को मिल सकेगा। चलिए, ये मेरे मन में बातें थी, इसलिए मैंने आपसे कह दी। और बिल्कुल ये मेरा विचार है, आपका विचार हो सकता है कि आप मेरे विचार से सहमत हो सकता है कि आप मेरे विचार से असहमत हो। कमेंट्स कर सकते हैं अगर कोई कुछ पूछना हो इसमें से। अगर आपको जो है समस्या हो किसी हस्त पुस्तिका से संबंधित, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल मैं आपका प्रश्नों के उत्तर मैं देने की कोशिश करूँगा। तो आइए पढ़ते हैं ध्यानाकर्षण के भाग एक के बारे में। भाग एक में हम 3 पॉइंट पे आपसे चर्चा करेंगे। पहला है आवश्यकता, दूसरा उद्देश्य, और तीसरा है बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के कारण। ठीक है, ध्यान आकर्षण हस्त पुस्तिका है। अगर हम इसको एक सही रूप से अगर इसका नाम लेना चाहें तो यहाँ पे जो ध्यान आकर्षण है ये मॉड्यूल है, और इसको अगर हम सीधे सीधे ये कह दें कि ध्यान आकर्षण शिक्षण, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और ध्यान आकर्षण इस पुस्तक का नाम है, ठीक है, लेकिन इस पूरे ध्यान आकर्षण का जो भाव है, जो अर्थ निकल के आता है, वो शिक्षण से है। तो अगर हम कहें ध्यान आकर्षण शिक्षण का मॉड्यूल, या ध्यान आकर्षण शिक्षण की मॉड्यूल, तो ये है बिल्कुल जो ध्यान आकर्षण हस्त पुस्तिका है, ध्यान आकर्षण शिक्षण कह सकते हैं। तो भाग एक में चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आवश्यकता की, कि क्या आवश्यकता है इस ध्यान आकर्षण शिक्षण की, इस ध्यान आकर्षण मॉड्यूल की। हम जानते हैं इस चीज़ को, हम जानते हैं इस चीज़ को कि आपके विद्यालय में कुछ बच्चे जो होते हैं, कुछ बच्चे वो अपनी कक्षा और जो है आयु के अनुसार जो है उनका अधिगम स्तर नहीं होता है। परीक्षा जब होगी तो परीक्षा में वो सभी बच्चों से तुलनात्मक रूप से कम अंक प्राप्त करते हैं। उनका परीक्षा परिणाम भी सामान्य बच्चों की तरह संतोषजनक नहीं होता है। इसको हम लर्निंग गैप्स भी के नाम से जानते हैं, क्योंकि आगे हम जो दूसरा भाग है उसमें लर्निंग गैप्स और आकलन की विधियों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। ये जो लर्निंग गैप्स है, हमने कहा कि आयु के अनुसार और कक्षा के अनुसार उनका अधिगम जो संप्राप्ति स्तर है, अधिगम संप्राप्ति स्तर, वो क्या है, सही नहीं होता है।
या जितना होना चाहिए नहीं होता है। ऐसे कह लीजिए कि जिस कक्षा में है, मान लिया कक्षा 5 में बच्चा है, वो कक्षा 5 में बच्चा वो पढ़ रहा है, लेकिन जो उसके अंदर जो ज्ञान है, जो उसके अंदर जो है लर्निंग आउटकम्स है, वो कक्षा 3 के बराबर है। तो कक्षा 3 के बराबर उसके अंदर ज्ञान है, लेकिन बैठता किस क्लास में है? 5 में। तो ये जो गैप है, जो वास्तविक अधिगम स्तर यानी 3 का, और है किस में? 5 में। तो वास्तविक अधिगम स्तर और कक्षानुरूप जो अपेक्षित जो है अधिगम स्तर, इसमें जो अंतर है इसको लर्निंग गैप्स कहते हैं। और लर्निंग गैप्स की चर्चा हम भाग 2 में बहुत डिटेल से आपके साथ करने वाले हैं। इसलिए क्योंकि लर्निंग गैप्स हमने कहा था कि इस पूरे जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, जितनी भी शिक्षण विधियां आपको बताई जा रही हैं, जो भी हम विद्यालय में कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा 2 ही चीज़ों पे बेस होता है, एक लर्निंग आउटकम और दूसरा जो है वो है आकलन। अगर ये जो 2 चीज़ें नहीं हमें पता है तो फिर हमारा सारा जो जो ये प्रक्रिया है वो लगभग बेकार जाती है। भाई लर्निंग गैप्स अगर हमें नहीं पता तो हम पढ़ाएंगे क्या? वहीं से तो विद्यालय का निर्माण हो रहा है कि लर्निंग आउटकम्स, सॉरी लर्निंग गैप्स नहीं, लर्निंग आउटकम्स अगर हमें नहीं पता है तो फिर विद्यालय का निर्माण लर्निंग आउटकम्स, भाई हमारे पास क्लास 1 से लगा के क्लास जो है 8 तक वो डिसाइडेड है कि हमें बच्चे के अंदर ये चीज़ हमको देनी है, बच्चे के अंदर ये चीज़ आ जानी चाहिए, तभी तो हमारा विद्यालय चल रहा है, तभी तो हम है। हमारी ट्रेनिंग भी इसी पे बेस होती है कि उस लर्निंग आउटकम्स को कैसे सिखाएं, उस लर्निंग आउटकम्स को बच्चे को कैसे बच्चे के अंदर ला पाएं, यही तो लर्निंग आउट। अच्छा, जब सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो फिर वो सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है, ये हर शिक्षक को जानना पड़ेगा। आकलन करने का तरीका सीखना पड़ेगा, ये अभ्यास से आएगा। अगर आकलन का तरीका नहीं पता है तो फिर लर्निंग आउटकम लेके आप शिक्षण कार्य कर भी रहे हैं तो भी आप आगे की आने वाली योजनाएं, यानी कि आगे जो भी आपको योजना बनानी है वो आप नहीं कर पाएंगे। तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक लर्निंग आउटकम और आकलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे हम बहुत डिटेल्स में चर्चा करेंगे आगे। तो हमने ये देखा कि हम चर्चा कर रहे थे आवश्यकता के ऊपर, और हमने ये चीज़ देखा था कि कुछ बच्चे जो हैं वो अपनी कक्षा और आयु के अनुसार क्या होते हैं, वो उस स्तर का ज्ञान नहीं रखते हैं, उनका परीक्षा परिणाम जो है वो भी संतोषजनक नहीं होता है। शिक्षक प्रयास करता है, शैक्षणिक प्रयास करता है, इसके बावजूद शिक्षक के प्रयास के बाद भी बच्चों में जो भाषा कौशल है ग्रहण करने में कठिनाई होती है। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इसके बाद भी बच्चों में ये समस्याएं जो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताने वाला हूँ, ये कहेंगे हाँ हाँ ये तो होता ही हमारे विद्यालय में होता है। जैसे लिखने में वर्तनी की अशुद्धियाँ, लिखने में वर्तनी की अशुद्धियाँ आप लोग देख रहे होंगे विद्यालय में बच्चों में, बहुत सामान्य, ये सामान्य चीज़ें हैं, और ये लगभग सभी क्लासों में आप कक्षा 6 में 7 में पहुंच गया बच्चा सही से नहीं लिख पा रहा है, ठीक है। अच्छा, वर्ड शब्दों को पहचानने में भी कठिनाई ऐसे बच्चों में आती है, आप इसको भी कहेंगे हाँ बिल्कुल ये सही है। उच्चारण में काफ़ी जो है अशुद्धियाँ, ये भाषा कौशल से संबंधित हमने एक एग्जाम्पल लिया कि ये समस्याएं आती हैं। ऐसे गणित में भी हो सकता है, गणित में जैसे कि वो अंक और चिन्हों को पहचानने में जो है उसको समस्या हो, गलती करता हो, वो संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में जो है नहीं लगा पा रहा हो, उसको समझने में समस्या हो, जोड़ घटाव गुणा भाग या अधूरी गिनती को पूरा करना, जैसे ये जो गणितीय क्रियाएं हैं उनमें भी उसको समस्या हो, उसमें भी वो गलती करता हो। और ये हमने दो विषय के एग्जाम्पल हमने आपको बताए, भाषा और गणित। जरूरी नहीं कि यही 2 विषय, ये जो समस्या है, ये जो बच्चों का हाल है वो सभी विषयों में, लगभग सभी विषयों में एक जैसा ही है। तो ये चीज़ जो है बच्चों के अंदर ये समस्याएं हैं। अब एक सवाल है, एक सवाल आपकी तरफ से आ रहा होगा, आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा, मेरे मन में ये आ रहा है कि क्या कोई ऐसा तरीका है, कि क्या कोई आपके पास ऐसा तरीका है जिसमें ये जो शैक्षिक तौर में जो बच्चे पिछड़ रहे हैं, ये जो शैक्षिक तौर पे बच्चे पिछड़ रहे हैं, ये हमारे विद्यालयों से निराश ना हो, इनके अंदर जो है पुनः आत्मविश्वास जग सके, ये फिर से परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना शुरू कर सकें, या जो ऊपर हमने जो समस्याएं बताई थी इस समस्याएं दूर हो सकें। क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है? तो इसका उत्तर है हाँ, है हमारे पास तरीका। वो तरीका है जो ऊपर जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं।
तो फिर आप बोलेंगे वो कौन सा तरीका है, वो तरीका बताइए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो तरीका बता दीजिए, हम ज़रूर अपने बच्चों में ये समस्याएं हम देखते हैं, परेशान होते हैं, उनको दूर करना चाहते हैं। तो वो तरीका है कि कुछ खास तकनीकों के द्वारा ध्यान आकर्षण करने से, कुछ खास तकनीकों के द्वारा ध्यान आकर्षण करने से, ठीक है, कुछ खास तकनीकों के द्वारा ध्यान आकर्षण। यहाँ पे ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो लाइन है कुछ खास तकनीक, और दूसरा है ध्यान आकर्षण के द्वारा। यानी कि इस ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में हम खास तकनीकों को सीखेंगे, और इस ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में करीब करीब मेरा ये आप देखेंगे किताब के अंदर ये 18 तकनीकों के बारे में वर्णन करेगा। कुछ खास तकनीकें हैं, 18 तकनीकों के बारे में वर्णन करेगा। इस पे हम बहुत बृहद स्तर पे आपसे चर्चा करने वाले हैं। जैसे पहली तकनीक इसमें दी गई है संसाधनों से पूर्व कक्ष का वातावरण। दूसरी तकनीक इसमें दी गई है कक्षा प्रबंधन, बैठक व्यवस्था। तीसरी दे रखी है रोचक प्रस्तावना। चौथी दे रखी है यूज ऑफ रिक्वायर्ड टीचिंग लर्निंग मटेरियल। या अगर हम ऐसे बात करें लास्ट में अगर चले जाएं 17वीं में, अगर आप देखेंगे भी अंदर किताब खोल के देखिएगा, सॉफ्ट कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी पे देखिएगा लास्ट पेज लगा हुआ है इसमें तकनीकों में। 17वें पे है प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। या 18वीं जो है ये लास्ट तकनीक है प्रोजेक्ट वर्क। तो इन सभी तकनीकों के बारे में हम सीख सकेंगे, और यही वो तकनीक है जो ऊपर हमने जो समस्याएं गिनाई थी उन समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं, बच्चों को जो है इन समस्याओं से निजात दिला सकते हैं। तो ये आवश्यकता है इस ध्यान आकर्षण शिक्षण की, इस ध्यान आकर्षण तकनीकों को सीखने की बात ये करता है, इसलिए आवश्यकता है इस मॉड्यूल की। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य अब क्लियर हो रहा होगा। आपने बताया कि हम किसकी जो ऊपर समस्याएं गिनाए हैं आपको, उन समस्याओं से निजात दिलाना है बच्चों को। तो बिल्कुल ये उद्देश्य है हमारा, यही उद्देश्य है कि बच्चों की मदद करना। और क्या मदद करना? कि जो उनको अवधारणाएं, जो कौशल, वो जो सीखने में कठिनाई हो रही है, वो जो है परेशानी उनको ना हो, ऐसे बच्चों का मदद करना इस ध्यान आकर्षण शिक्षण का उद्देश्य है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे ये डिस्कस करना चाहेंगे आपसे कि आखिर वो लर्निंग गैप्स के कारण क्या हैं। लर्निंग गैप्स के कारण क्या है? लर्निंग गैप्स मीन्स हमने बताया पहले ही, वास्तविक अधिगम स्तर और कक्षा अनुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर में अंतर ही लर्निंग गैप्स कहलाता है। या इसी को हम कह सकते हैं कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर प्राप्त ना कर पाना, या कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर ना होना। तो इसके कारण क्या हैं? इन कारणों की चर्चा हम इसमें करेंगे। कौन से कारण हैं? इन कारणों की चर्चा हम करेंगे। तो पहला कारण है पारिवारिक शैक्षिक स्थिति और वातावरण। पारिवारिक शैक्षिक स्थिति और वातावरण, ये पहला कारण है। आप बिल्कुल जानते होंगे और सहमत होंगे मेरे बात से इस चीज़ को कि हाँ सर ये एक कारण है। क्यों? क्योंकि हम जब होमवर्क देते हैं बच्चों का, तो बच्चों को होमवर्क कराने वाला वहाँ घर पे कोई नहीं है, या जब बच्चा घर पे पढ़ रहा होता है तो उसको वहाँ समझाने वाला कोई नहीं होता है, या घर पे बच्चा पढ़ने के लिए उसको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं होता है, या बच्चा जब स्कूल नहीं आना चाहता है तो उसको समझाने वाला कोई नहीं होता है। तो ये बिल्कुल ये कारण बहुत बड़ा ये कारण हो सकता है, और ये सबके ऊपर नहीं लेकिन कुछ लोगों के ऊपर ये लागू होता है। ये बिल्कुल लागू होता है कि पारिवारिक शैक्षिक स्थिति और वातावरण बहुत प्रभावित करता है, लर्निंग गैप्स को ये बढ़ावा देता है, और कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर प्राप्त ना होने का एक कारण हो सकता है। एक कारण हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमारे क्लास में जितने बच्चे इस समस्या से जूझ रहे हैं उन सभी के साथ ऐसा ये एक कारण हो, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चों के साथ ये कारण हो सकता है। और हमारे बेसिक शिक्षा में बात करें तो ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है, ये समस्या बहुत बड़ी समस्या हो। और हम जानते हैं कि हमारे स्कूल में वही बच्चे आते हैं जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो प्राइवेट जिस तरह दिखावा करते हैं वो लोग, जिस तरह से वो अपना जो है दिखावापन है उनका, उस दिखावापन के गुमराह में अमीर तो फंस जाते हैं, लेकिन ये गरीब के पास
आर्थिक स्थिति होती हो, पैसा नहीं होता है कि उनके गुमराहों में वो फंस पाए, तो हमारे बेहिस शिक्षा में आते हैं और इन बच्चों की उम्मीद सिर्फ हम हैं। तो बिल्कुल हमें ये पूरी कोशिश करनी है और कोशिश हम कर रहे हैं लगातार। अब वो समस्याएं, वो जो पहले का दौर था और आज का दौर, ये बदल रहा है और शायद अब प्राइवेट स्कूलों की छुट्टी होने वाली है शायद कुछ दिनों में, और हम बिल्कुल भी इन बच्चों को, उन प्राइवेट बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो दिखावे में जो कंपटीशन कर रहे हैं, उन बच्चों के प्रतियोगिता में, उन बच्चों के साथ प्रतियोगिता में अपने बेसिक के बच्चों को खड़ा कर सकेंगे और हम उन्हें सफलता भी दिलाएंगे हम लोग। और ये इसी आशा से हम लोग ये इन सभी तरीक़ों से जो है जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और प्रेरणा मिशन शायद ये सबसे बड़ी कामयाबी हम लोगों की होगी और हम इसको कामयाब करा के ही रहेंगे। हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो ये पहला कारण ये हो सकता है पारिवारिक शैक्षिक स्थिति और वातावरण। आइए दूसरे कारण पे डिस्कस करते हैं। दूसरा कारण है आर्थिक स्थिति। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति भी लर्निंग गैप्स को बढ़ावा देती है। कक्षा अनुरूप किसी बच्चे का शैक्षिक स्तर नहीं है, वो कहीं ना कहीं इसके पीछे ये भी एक समस्या है। अच्छा, क्या हो सकता है? आर्थिक स्थिति में बच्चे पर अभिभावक ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, क्यों? क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त होते हैं, चिंता में व्यस्त होते हैं। वो घर निकल जाते हैं, जो है घर से बाहर निकल जाते हैं काम के लिए, और हो सकता है घर में छोटा बच्चा हो, छोटे बच्चों को जिम्मेदारी सौंप दी जाती है उस बच्चे को जो हमारे विद्यालय में पढ़ता है। कभी कभी वो बच्चे को लेकर हमारे स्कूल में चले आते हैं और कहते हैं कि ये समस्या उनके पास है। इस समस्या को हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल, अगर ले आते हैं तो भगाने की कोशिश, बच्चे को ना कहें, समझाने की कोशिश करें, लेकिन थोड़ा सा हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। उस बच्चे की समस्या, यथा स्थिति को समझना पड़ेगा। हो सकता है कि उसकी आर्थिक स्थिति, उस घर की आर्थिक स्थिति सही ना हो, तो ये आप वहाँ पे थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। वो समस्या वहाँ पे क्या है, आप दूर कर सकते हैं, आप सक्षम हैं। एक हो सकता है कि अब वो बच्चे को मूलभूत आवश्यकताएं ना मिल पा रही हों। हो सकता है कि शाम को घर में उससे खाना ना बनता हो सकता है कि शाम को सही रूप से उसको खाना ना मिलता हो। ये भी हो सकता है कि उसके पास पैसे ना हो पेन खरीदने के लिए, उसके पास कॉपी खरीदने के लिए पैसे ना हो। तो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर है, और बहुत सारे रीज़न आप जानते हैं, मुझे बताने की यहाँ आवश्यकता नहीं है कि आर्थिक स्थिति एक कारण है, लर्निंग गैप्स का एक कारण है। तीसरा कारण पे चर्चा करते हैं, और जो तीसरा कारण है वो है शारीरिक और मानसिक रूप में विशेष स्थिति। हमने इससे पहले लेक्चर में जब हम क्योंकि हमारा श्रावस्ती में हमारे द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ऑनलाइन विज्ञान श्रावस्ती, जिसमें जो है कक्षा 8 तक और एनसीईआरटी और बेसिक शिक्षा की जो पुस्तकों में के विषय वस्तु के आधार पे मेरा ऑडियो और अब तो यूट्यूब के द्वारा वीडियो भी मेरे द्वारा जारी होता है। उस पर क्विज और ई पोस्टर भी मेरे द्वारा लगातार पर डे जारी किया जाता है। वहाँ पे मैंने चर्चा की थी कि जो स्वस्थ है, किसी व्यक्ति को स्वस्थ कहेंगे, किसे कहेंगे कि ऐसा नहीं कि किसी के अंदर रोग ना हो तो वो स्वस्थ है। जो स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे उसे जिसके में 3 तरीके की जो है तीन चीज़ों से स्वस्थ हो, या 3 तरीके से जो है उसके अंदर कमियां ना हो। एक तो शारीरिक रूप से वो फिट हो, शारीरिक रूप से सही हो, मानसिक रूप से सही हो और सामाजिक रूप से सही हो। तो शारीरिक, मानसिक और यहाँ पे सामाजिक अगर लिख दें, सामाजिक लिख दें तो बिल्कुल ये सही है। अगर एक पॉइंट यहाँ पे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सामाजिक। तो ये तीनों कारण हो सकते हैं लर्निंग गैप्स के। आप जानते हैं शारीरिक मतलब कोई उसको बीमारी हो, किसी तरह की कमजोरी है, कुपोषण का शिकार है। मानसिक स्थिति भी हो सकती है, मंद बुद्धि का बालक हो सकता है, या और घर में जो उसके जो है पारिवारिक कलह है, और जो है घर में जो है कलहपूर्ण अगर पारिवारिक वातावरण है, वहाँ पर भी मानसिक स्थिति में समस्या है, या घर समाज गांव में उसको परेशान किया जाता हो, ये सामाजिक स्थिति उसके बच्चों जो उसके साथ जो है साथी हैं उसके द्वारा जो है उसका मजाक बनाया जाता हो, उसको जो है बिल्कुल अलग किया जा रहा हो। तो ये तीनों कारण हो सकते हैं। बिल्कुल ये हमको ध्यान देना पड़ेगा और वहाँ पे जो है देखना पड़ेगा कि इस बच्चे के अंदर अगर लर्निंग गैप्स है तो इसका कारण क्या है। आइए चौथे जो है पॉइंट पे बात करते हैं, चौथे कारण के ऊपर बात करते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए ये बहुत है क्योंकि अभी जो ऊपर हमने तीन कारणों को चर्चा की, उसमें हमारा ज़्यादा जोर नहीं चल पाएगा। लेकिन सरकार बिल्कुल प्रयास कर रही है, प्रशासनिक ढांचा बिल्कुल प्रशासनिक स्तर से इन तीनों चीज़ों पे सुधार किया जा रहा है लगातार। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, जो जिसका ड्राफ्ट आ चुका है, ये इसमें भी
इनको जो है, ये जो पहली स्थिति है, इसके लिए बहुत बड़ा कार्य किया जा रहा है। आप इसको जानेंगे, बहुत बड़ा कार्य किया जा रहा है। ये स्थिति शायद ख़त्म हो जाएगी, ये जो कारण है ये ख़त्म कर दिया जाएगा जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई वाली आएगी, क्योंकि वहाँ पे 3 से ही क्लास का जो है संचालन करने की बात कर रहे हैं, और वहाँ अभिभावकों को ट्रेनिंग की बात की जा रही है, उनको भी टीएलएम के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो ये इस स्तर पे जो है बिल्कुल हम वहाँ पे काम कर रहे हैं और कामयाब भी होंगे। चौथा कारण जो है बच्चों के अनुरूप शिक्षण ना होना, ये एक बड़ा कारण है, और ये 2 कारण हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसको हम 100% दूर कर सकते हैं। जिन बच्चों में इन 2 वजह से समस्या है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, ऊपर वाली समस्या भी ख़त्म कर सकते हैं। आगे हम चर्चा इस पर और डिटेल में करेंगे। तो चौथा जो कारण है, बात करते हैं कि बच्चों के अनुरूप शिक्षण ना होना। बच्चों के अनुरूप शिक्षण ना होना, यहाँ पे एक शब्द की बात मैं करता हूँ, आप लोग जानते होंगे, वो शब्द है CCE। बिल्कुल, ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की है। एक CC आकलन में होता है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, उसकी बात यहाँ नहीं करूँगा। उसका जो है आगे जो भाग दूसरा है, भाग दूसरे में हम इसको ज़रूर, जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, इसकी चर्चा हम वहाँ पे करेंगे। यहाँ पे बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रहे हैं, बाल केंद्रित शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा में एक उदाहरण सुना देता हूँ आपको, एक कहानी सुनाता हूँ, और ये कहानी सही है। मेरे द्वारा सपोर्टिव सुपरविज़न किया जा रहा था पिछले जो जनवरी का माह था, और शायद मैं विद्यालय में गया, और वो विद्यालय काफ़ी अच्छा विद्यालय था। मैडम बहुत मेहनत कर रही थी। तो मैडम से मैंने पूछा कि मैडम बहुत अच्छा स्कूल है और आपके द्वारा लगातार बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मैडम क्या इसकी कोई आपके पास प्लान है या शिक्षण योजना, जो पढ़ाती हैं इसकी शिक्षण योजना क्या बनाया है आपने, पाठ्य योजना बनाया है? तो वो थोड़ा सा चौंक गई। उन्होंने कहा कि नहीं सर, हमने तो नहीं बनाया है और हम बना भी नहीं पाएंगे। तो हमने कहा क्या मैडम इतना अच्छा कर रही हैं, और 4 से 5 मिनट ही लगेगा, आप अगर थोड़ा थोड़ा बना के रखें इस चीज़ को, तो और दूसरे टीचर, बगल के स्कूल वाले लोग भी मोटिवेट होंगे, हम इसको दूसरे स्कूल में भी लेके जा सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ये मैडम के पास शिक्षण योजना है, ये पाठ्य योजना है। उन्होंने कहा नहीं सर, ये हो ही नहीं पाएगा, और उसका रीज़न है बाल केंद्रित शिक्षा। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की वजह से शिक्षण योजना नहीं बन पा रही है। हमने पूछा क्यों मैडम, क्यों नहीं बन पा रही है? तो उन्होंने कहा कि सर, जैसे अगर हम शाम को या पहले से ही बना के लाएँ, भूगोल का जो है शिक्षण योजना, हिंदी की शिक्षण योजना बना रखा है, और हम क्लास में गए और उस क्लास में भूगोल पढ़ाने की जैसे शुरुआत की, तो बच्चों ने कहा सर नहीं मैडम, नहीं, आज हम भूगोल नहीं पढ़ेंगे, आज हम विज्ञान पढ़ेंगे, या हम विज्ञान नहीं, आज हिंदी पढ़ेंगे। तो जो पाठ योजना हम बना के दे गए हैं वो तो बेकार है। वो कहते हैं कि नहीं, ये पाठ नहीं पढ़ेंगे, दूसरा पाठ पढ़ेंगे। तो एक समस्या ये उस मैडम के पास थी, तो मैंने उनको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की। बिल्कुल वही बात मैं आपके पास रखना चाहता हूँ। ये मेरे विचार हैं, और हो सकता है कि मेरे विचार आपके विचार से अलग हों, और आप बिल्कुल कमेंट्स करके भेज सकते हैं मेरे पास, और स्वागत रहता है सदैव, और मैं लगातार इसमें संशोधन भी करता रहता हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो दोबारा फिर से बनाने का उद्देश्य, क्योंकि पहली वाली जो वीडियो बनाया था उसमें क्वालिटी सही नहीं थी, लोगों को दिख नहीं रहा था सही से, कई बार सुझाव आया, तो मैंने उसको डिलीट करके और फिर से मैंने इसको बनाकर आपके पास भेज रहा हूँ, और ज़रूर आपको इससे लाभ मिलेगा। तो बाल केंद्रित शिक्षा का जो अर्थ है, जो मेरा मानना है कि ये नहीं है कि जैसा जो बच्चे चाहते हैं वो पढ़ाया जाए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का अर्थ है कि जो हम चाहते हैं वही पढ़ाएं, जो हम चाहते हैं वही पढ़ाएं, लेकिन बच्चा जैसे पढ़ना चाहते हैं वैसे पढ़ाएं, या बच्चे को जिस तरीके से पढ़ने में आनंद आए वैसे पढ़ाएं। एक आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी रहे हैं, गतिविधि के माध्यम से। गतिविधि क्या है आगे चर्चा करेंगे, जहाँ भी आएगा बहुत डिटेल में इस पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा शार्ट परिचय हम दे देते हैं यहाँ पे, क्योंकि आ गया है। गतिविधि क्या है, और कहेंगे कि गतिविधि का मतलब ये नहीं कि क्लास के अंदर खेल को ले जाना, ये गतिविधि नहीं है। अभी कई जगह से शिकायत आ रही है कि अब तो पढ़ाना नहीं, खिलाना है बच्चों को, खिलाना है। तो ये नहीं है, बच्चे को हम खेल को क्लास के अंदर नहीं ले जाना है, जो पढ़ा रहे हैं उसके अंदर खेल लाना, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जो विषय पढ़ा रहे हैं, उसको खेल के माध्यम से उसमें खेल लाना, ये गतिविधि है। और इस तरह से हम रोज़ाना अपने विद्यालय में करते हैं, और यही नवाचार है, नए तरीके का
जो है नए तरीके से पढ़ाना, यही तो नवाचार है। और हम लोग रोज़ाना हज़ारों तरीके के जो है इस तरह के नवाचार कर चुके होंगे, रोज़ाना करते हैं, रोज़ाना दसों नवाचार हो जाते होंगे। लेकिन जब आपसे सूचना मांगी जाती कि सर कोई नवाचार किए हैं, तो सोचने लगते हैं कि कौन सा नवाचार मैंने तो कोई नवाचार नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं, वही तो नवाचार है कि किसी विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए आपने जो खेल का जो माध्यम चुना है, जो तरीका आपने विकसित किया है, वो नवाचार है। आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं उसको, और उसका लाभ दूसरे शिक्षक को भी मिल सकते हैं। हमारे अंदर थोड़ा कम्युनिकेशन का जो गैप है, ये अब थोड़ा ख़त्म हो रहा है, और ये जो हम बनाते हैं वो दूसरे शिक्षक तक पहुंच रहा है, दूसरे शिक्षक के द्वारा हम तक पहुंच रहा है, और हम आपस में जानकारी एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, और बिल्कुल हम अपने आप को एडवांस कर रहे हैं, और हम अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहे थे, तो हमने ये कहा कि जो हम चाहते हैं वही पढ़ाएं, लेकिन बच्चा जैसे पढ़ना चाहता है वैसे पढ़ाएं, ये है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। और दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान रखना होगा, और ध्यान आकर्षण पे जो जिक्र किया गया है आगे, अगर नहीं भी होगा तो शिक्षण संग्रह में तो बिल्कुल है। तो यहाँ पे ये जो मैं बात कर रहा था कि पहला तो बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में थोड़ा बताया, और इसमें एक दूसरा जो पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षा में, दूसरा पॉइंट है कि बच्चों की क्रियाशीलता के लिए 20 से 25 मिनट का समय देना। यानी कि 40 मिनट का पीरियड है तो उसमें से 20 से 25 मिनट तक आपको ऐसी एक्टिविटी करानी है जिसमें बच्चे सक्रिय रूप से भाग ले सकें। ये बहुत ध्यान दें, और ये पूरे दिन जो भी आपके पास प्लान है उसमें ये चीज़ बिल्कुल रखनी है। शिक्षण योजना आपको बना के उसमें ये चीज़ दर्शानी है, और इस पर अमल भी करना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पांचवें पॉइंट पे। पांचवा पॉइंट है अध्यापकों का कठोर व्यवहार। ये भी एक कारण हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं, मेरे स्कूल में तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई अध्यापक कठोर व्यवहार नहीं कर रहा है। कठोर व्यवहार को हमें समझने की आवश्यकता है। मेरा ये मानना है कि कैसे आप आकलन करेंगे इसका कि हमारा जो स्टाफ है कठोर व्यवहार नहीं कर रहा है। मारना कठोर व्यवहार नहीं है, मारना दूसरी चीज़ है। कठोर व्यवहार का मतलब मैं समझाता हूँ अपने तरीके से, जो मेरा विचार है वो मैं रख रहा हूँ। वो ये है कि आप पढ़ा रहे हैं क्लास में, और पढ़ाने के बाद आप क्लास में पूछें कि बच्चों समझ में आ गया, तो बच्चे अगर जवाब दे दें कि हाँ सर आ गया, सारे के सारे जवाब दे दे, 100% उत्तर आ जाता है कि हाँ समझ में आ गया, आप वहीं समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं, आपका व्यवहार कठोर है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अगर 30 बच्चों का क्लास है और आपने जो पढ़ाया वो सभी 30 बच्चों को वो चीज़ आ जाए। बिल्कुल इसमें से 28 दो का हो सकता है, इससे ज़्यादा हो सकता है। तो ये जो 2 बच्चे हैं, ये जो नहीं बता रहे हैं, या इनके अंदर जो समस्या है, ये शायद हो सकता है कि आपके कठोर व्यवहार की वजह से है। जब ये इतना फ्रैंक हो जाए, ये बोल दे कि सर मुझे समझ में नहीं आया, या क्लास में ना बोल पाए, आप क्लास के बाहर जब जाएं तब बाहर आपसे मिल के बताए कि सर ये चीज़ हमको समझ में नहीं आई थी, तो उस समय आप जान जाइएगा कि हमारा स्कूल, हमारा क्लास बहुत बेटर चल रहा है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट जो है सेगमेंट है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बहुत और सारे तरीके हैं, ये जो मेरा विचार था मैंने आपके पास रखा। आप ज़रूर जो है आपके बिल्कुल विचार बहुत सारे इस पे जो है, बहुत सारे कठोर व्यवहार के ऊपर आप जानते भी होंगे कि कैसे कैसे अपने विद्यालयों में क्या क्या समस्याएं आई और आपने दूर भी किया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। वो है कि शैक्षिक संप्राप्ति स्तर में कमी को दूर करने और उन्हें कक्षानुरूप लाने के लिए क्या करें। ये इस पे डिटेल में चर्चा आगे हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा परिचय यहाँ पे क्योंकि भाग 1 में दिया भी है, इसलिए थोड़ा सा परिचय हम करते हैं। ठीक है, मैं इस ओवरऑल सभी पॉइंटों का जो निष्कर्ष मैं ये बता दूं कि कुछ शिक्षक क्या, वो जो शिक्षक हैं वो हार्ड वर्क वाले शिक्षक हैं। बिल्कुल आपके ज़िले में, आपके ब्लॉक में, आपके स्कूल में, या उसमें से हम भी हो सकते हैं, वो हार्ड वर्किंग टीचर हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अगर 9 से 3 स्कूल है तो 9 से 3 में अपने क्लास में जाके बहुत पढ़ाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन इसके बाद भी हमने ये देखा है कि वो बिल्कुल शिकायत करते हैं कि सर फिर भी बच्चों में ये समस्याएं हैं, लर्निंग गैप्स ज़्यादा है, ये समस्या नहीं हो पा रही है। 5 बच्चों में से सर 2 बच्चे सर इस तरह के हैं, उन बहुत कमज़ोर हैं, वो मैं लगातार बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन बहुत कम रिजल्ट आ रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी। देखिए यहाँ पे मेरा जो मानना है कि हमें हार्ड वर्क नहीं करना है,
ये तो बंद कर दीजिए आज के बाद। हार्ड वर्क, ये मेरा विचार है ये मेरा विचार है, ज़रूरी नहीं कि आप जो है इस विचार से सहमत हो। सहमत है नहीं सहमत है, क्योंकि मैं चर्चा कर रहा हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि अपने इस जो हार्ड वर्क है, इस हार्ड वर्किंग को हमें बंद कर देना है। इससे कुछ नहीं होने वाला है, या जो प्रदेश का सपना है ये जल्दी नहीं पूरा होगा, हार्ड वर्क से नहीं पूरा होगा हार्ड वर्क से नहीं पूरा होगा। तो फिर कहेंगे ये क्या कह रहे हैं आप, हार्ड वर्क से नहीं पूरा होगा तो क्या करना पड़ेगा। इसके लिए मैं बता दूं आपको, स्मार्ट वर्क करना होगा। हार्ड वर्क को छोड़ के अब हमको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क के द्वारा हम अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश, या अपने जनपद को हम प्रेरक जनपद, अपने ब्लॉक को हम प्रेरक जनपद जो है प्रेरक ब्लॉक, और अपने स्कूल को प्रेरक विद्यालय बना सकते हैं, बहुत जल्द बना सकते हैं बिना हार्ड वर्क किए। सोचने कैसे, स्मार्ट वर्क में हमको करना क्या पड़ेगा। स्मार्ट वर्क में 2-3 पॉइंट हैं, बहुत विशेष हैं और ध्यान देना होगा, क्योंकि सारे स्मार्ट वर्क के लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए। अगर आपके पास प्लान नहीं है तो फिर आपके जो मेहनत करने का तरीका है, हार्ड वर्क करने का तरीका है, हार्ड वर्किंग जो है वो सफलता नहीं दे सकती, 100% सफलता नहीं दे सकती। ये मेरा मानना है, मेरा विश्वास है। आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क सबसे पहले आपको प्लान बनाना है, और प्लान में आपको जो हम आपसे आगे चर्चा करेंगे प्लान में कैसे बनाएंगे, और हम इसको शिक्षण योजना कह सकते हैं। और शिक्षण योजना सोचने की बहुत कठिन काम है, बिल्कुल कठिन काम नहीं है। मैं एक एग्जांपल सुना दूँ, ये शायद अब्राहम लिंकन से संबंधित है, और मुझे नहीं पता, लेकिन कहानी का जो भाव है आप समझ सकते हैं कि 2 आदमी की कहानी है, 2 व्यक्तियों की कहानी है। दोनों व्यक्तियों को काम दिया गया कि आपको जंगल में, या जो ये सूखे पेड़ हैं, इस सूखे पेड़ों को काटना है। जितने सूखे पेड़ लगे सभी को काटना है। 2 लोगों को काम दिया गया। सूखे पेड़, मैंने कहा हरे पेड़, केवल पेड़ नहीं कहा, क्योंकि हरे पेड़ को मैं कभी भी जो है बिल्कुल हतोत्साहित करने की कोशिश करता हूँ, सदैव करता हूँ, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से दोनों तरीके से मैं हतोत्साहित करता हूँ कि पेड़ कम से कम काटे जाए। मेरे द्वारा बहुत प्रयास किया गया और मैं लगातार कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने सूखे पेड़ कहा कि किसी भी कीमत पे हरे पेड़ नहीं आने चाहिए। तो ये काम दिया गया कि जो है सूखे पेड़ को काटना है। तो एक आदमी बहुत मेहनत कर, सुबह से जुट गया और काटना शुरू किया, और एक आदमी आराम से नहीं दिखाई दिया उस बगीचे में, उस जंगल में। और दिन भर में एक आदमी ने मेहनत करके, हार्ड वर्क करके जो है करीब करीब 10 पेड़ काट दिए एक दिन में। और दूसरा आदमी जो है वो पहुंचा शाम को करीब 3 बजे, और 3 बजे से 5 बजे के बीच 2 ही घंटे में करीब 15 पेड़ काट के गिरा दिए। देखिए दोनों में अंतर कितना है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में अंतर कितना है। जो पूछा गया कि ये कैसे हुआ, तो उसने बताया कि जिसने स्मार्ट वर्क के द्वारा जो है केवल 2 घंटे में 15 पेड़ काटे थे, उससे पूछा गया कि आपने ऐसा कैसे कर लिया ये। तो उसने कहा कि मैंने एक प्लान बनाया, और प्लान में सबसे पहले अपनी जो कुल्हाड़ी थी उस कुल्हाड़ी को मैंने तेज़ धार वाला बनाया, और ये काम मेरा 3 से 4 घंटे तक मैं घर पे करता रहा है, और उसी के द्वारा ये संभव हो पाया। यहाँ पे जो कहानी सुनाने का अर्थ मेरा ये है कि हमको हार्ड वर्क नहीं करना है विद्यालय में, स्मार्ट वर्क करना है। और स्मार्ट वर्क में सबसे पहले जो हमारे पास होना चाहिए वो है प्लान बनाना है हमको। और प्लान बनाने के बाद, प्लान जब बनेगा कैसे, प्लान बनाने के लर्निंग आउटकम की जानकारी होनी चाहिए। अगर लर्निंग आउटकम की जानकारी आपको नहीं है तो आप नहीं पढ़ा रहे हैं, ये विश्वास करिए, आप नहीं पढ़ा रहे हैं, आप सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, आप पढ़ा नहीं रहे हैं। भाई आपको पता ही नहीं है कि आप सिखा क्या रहे हैं, आप क्लास में सीधे गए और पढ़ाना शुरू कर दिया। बिना लर्निंग आउटकम के हम क्लास में नहीं जा सकते, ये समझना पड़ेगा, यही स्मार्ट वर्क है। क्लास 1 में मैं एक एग्जांपल देता हूँ। क्लास 1 में जब कोई बच्चा नया आता है और वो आपके पास आता है कि सर इनको काम दे दीजिए, आप पढ़ाते भी होंगे तो क्या करते हैं कि ऐसे उसको होमवर्क दे दिया। मैंने जो देखा कि बेटा इसको भर के लाओ, वो जाता है अपने भाई से अपनी बहन से भरवा के ऐसे ले आता है। ठीक, ये पहले दिन से, दूसरे दिन से, तीसरे दिन से ये काम, ये भैया ये इसलिए होता है क्योंकि हमको लर्निंग आउटकम नहीं पता है कि क्लास 1 का लर्निंग आउटकम, पहला जो लर्निंग आउटकम क्या है। अगर वो लर्निंग आउटकम उस शिक्षक को पता हो जाए कि पहला लर्निंग आउटकम हमारे क्लास 1 का क्या है, तो ये काम पहले नहीं देगा पहले दिन में। ये पहले दिन में कितना उबाऊ होगा उसके लिए, क्या इंटरेस्ट से कर पाएगा। अभी उसके हाथ की छोटी छोटी जो मांसपेशियां हैं वो विकसित नहीं है।
भाई हमको एक काम करना पड़ेगा। उस छोटे छोटे हाथ पे पेन पकड़ा के इसको भराने से अच्छा है पहले उन छोटी छोटी मांसपेशियों को जो है विकसित करने के लिए वो काम हमको उस बच्चों को देना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। पहला लर्निंग आउटकम जैसे मान लेते हैं कि वो क्लास के अंदर जो चित्र लगे हैं, जो पोस्टर हैं या जो वस्तुएं रखी है उनके बारे में वो बता पा रहा है कि नहीं बता पा रहा है, बोल पा रहा है नहीं कि बोल पा रहा है, चर्चा कर पा रहा है, एक दूसरे से बात कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये लर्निंग आउटकम है, पहला लर्निंग आउटकम मेरा जो मानना है। ठीक है, ये डायरेक्ट इस तरह नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। तो ये हार्ड वर्क का तो काम हो सकता है, ये स्मार्ट वर्क में ये चीज़ें नहीं है। स्मार्ट वर्क में सबसे पहले आपको लेसन प्लान बनाना पड़ेगा, शिक्षण योजना बनानी पड़ेगी, उसका तरीका आपको बताया जा रहा है, आपके जनपद में ARP के द्वारा बताया जा रहा होगा, SRG के द्वारा बताया जा रहा है, बिल्कुल। तो इसके बाद लर्निंग आउटकम बहुत ज़रूरी है। हर एक क्लास का, जिस क्लास में आप पढ़ा रहे हो उस क्लास में पढ़ाने से पहले, उस विषय को पढ़ाने से पहले उसका लर्निंग आउटकम दिमाग में होना चाहिए कि मुझे इस लर्निंग आउटकम पे काम करना है और उस लर्निंग आउटकम्स के ऊपर काम करने के लिए मुझे इस शिक्षण विधि का प्रयोग करना है, मेरे पास इस तकनीक का प्रयोग करना है, मुझे इन तकनीकों में से इस तकनीक के ऊपर ज़्यादा जो है दबाव में पढ़ाना है या इस तकनीक को ज़्यादा हमें प्रयोग करना है। ये स्मार्ट वर्क है और ये एक दिन में नहीं आएगा, 2 दिन में नहीं आएगा, ये अभ्यास का विषय है। अगर आप लगातार अभ्यास करेंगे तो 3 महीने में, 4 महीने में आप एक स्मार्ट टीचर बन जाएगा। और मेरा जो मानना, मैंने जो इसको बनाया है, स्मार्ट नहीं अल्ट्रा स्मार्ट, अल्ट्रा स्मार्ट टीचर अगर आपको बनना है तो अभ्यास 3 से 4 महीने, 2 से 3 महीने करना और फिर देखिए कमाल कितना, आपका नाम भी बहुत होने वाला है और आप उन बच्चों के लिए बहुत करने वाले हैं और बच्चों क्या इस भारत के निर्माण में अपना आप 100% देना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो लर्निंग आउटकम और लर्निंग आउटकम से पहले शिक्षण योजना आपको बनाना है। जो तीसरा पॉइंट है वो है आकलन। आकलन, इसकी चर्चा मैंने कहा कि लर्निंग आउटकम्स और आकलन के ऊपर मैंने बृहद चर्चा करने वाला हूं और आगे करूंगा, अगले भाग में मैं करूंगा इसके ऊपर। सतत आकलन मैंने यहाँ लिखा है और सतत आकलन का अर्थ है कि जब बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, हम उसको सिखा रहे हैं और सिखाने के दौरान वो सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है, किन समस्याओं से जूझ रहा है, वो कितने % सीख चुका है, हमारे द्वारा कौशल जो उसका सर्वांगीण विकास किया जा रहा है, जिन जिन पॉइंट पे हम उस पर जो है फोकस कर रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं, क्या उसको सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है, कितना सीखा, ये आकलन, ये सतत आकलन कहलाता है। और इसके लिए जो अल्ट्रा स्मार्ट टीचर का जो कॉन्सेप्ट मैंने बनाया है उसको ये करना आता हो और इसको करने के लिए बहुत सारे टूल हैं, बहुत सारे उपकरण बनाए गए हैं आकलन का, वो आपको आना चाहिए, तभी हम अल्ट्रा स्मार्ट टीचर बन पाएंगे। और ये टूल मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। अभी एक नया टूल होगा, आपको मिल चुका है वो टूल और ये NCERT ने बनाया है, SBA, और निष्ठा प्रशिक्षण जो प्रोग्राम था उसमें बहुत डिटेल में आपसे हमने चर्चा की थी। जिन बैच को हमने जो है प्रशिक्षण दिया है, शायद 2 बैच, और जितना समय हमें उपलब्ध हो पाया था उस समय में मैंने SBA को बहुत डिटेल में अपने जनपद में मैंने आपसे चर्चा की थी। लेकिन संयोगवश इस लॉकडाउन की वजह से, इस बीमारी कोविड-19 की वजह से आगे बैचों का प्रशिक्षण नहीं हो पाया, हम लोग चर्चा नहीं कर पाए। लेकिन इस चैनल के माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बिल्कुल इस SBA टूल के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, स्कूल बेस्ड असेसमेंट के बारे में भी चर्चा करेंगे और उन तमाम प्रकार के आकलन के उपकरणों के बारे में चर्चा करेंगे जो शायद आपको अल्ट्रा स्मार्ट टीचर बनाने में मदद करेगा। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है स्मार्ट वर्क का। और अगले जो 2 पॉइंट मैं बताने वाला हूँ और इम्पॉर्टेंट है, हमें बच्चों को ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा, ये बड़ा पॉइंट है। हम कभी कभी टेंशन में स्कूल में गए, टेंशन में क्लास में गए तो करते क्या है कि बच्चा कभी हमारे पास आया और अपनी समस्याओं को हमने उसको भगा दिया, अरे चलो अभी बैठ जाओ, अभी थोड़ा परेशान है, अभी थोड़ा काम है। बिल्कुल ये नहीं करना है। ये सारा जो काम हो रहा है, इस मेज पे बैठ के जो काम सारा विद्यालय में हो रहा है, जो मैं स्कूल आ रहा हूँ, जो ये ऊपर से आदेश आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चा हमारे पास समस्या लेकर आता है। उन बच्चों की समस्याओं को दूर करने के लिए सारा प्रोग्राम है, ये हमको समझना पड़ेगा। और इसलिए बच्चों को वो सदैव, जितने घंटे विद्यालय खुलता है, 9 से 3 अगर विद्यालय में आप हैं तो 9 से 3 किसी भी समय जब बच्चा समस्या लेकर आता है तो आपको शांत भाव से उसको सुनना पड़ेगा। ये स्मार्ट वर्क का
लक्षण है। ये अल्ट्रा स्मार्ट टीचर का लक्षण है, ये हम अपने अंदर लाना पड़ेगा। और चौथा जो पॉइंट है, अच्छे कार्यों की सराहना करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नकारात्मकता तो ख़त्म कर देनी चाहिए पूरी तरीके से। मेरा मानना है कि बच्चा अगर उत्तर नहीं बता पा रहा है तो बिल्कुल नहीं, ये तुम्हें नहीं आता, ये तुम्हारा प्रश्न उत्तर गलत है, ऐसे नहीं कहना है। तुम्हारा प्रश्न गलत है, मैं बताता हूँ, या इस बच्चे का प्रश्न सही है, तुम्हारा गलत है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा इस पे अभ्यास करने वाला ये विषय है, ये भी हटा देना होगा। जैसे मेरा मानना है कि किसी बच्चे ने गलत बताया, किसी ने सही बताया, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये सही आंसर है, और आपने थोड़ा इस उत्तर का आंसर बताया है। सही आपका भी है, लेकिन आपने इसका आंसर ये था और ये उत्तर, तो यहाँ पे थोड़ा बच्चा ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होगा। कभी कभी बच्चा किताब पढ़ रहा होता है, हम लोग कराते हैं ना, किताब बच्चे को दे दिया कि भाई पढ़ो, और जैसे पढ़ना शुरू किया और एक गलती किया, टोका, अरे बच्चा ये नहीं लिखा हुआ है, ये चीज़ लिखा हुआ है। उसने पढ़ दिया, मात्रा गलती की, प्रमुख को उसने परमख पढ़ दिया, बेटा परमख नहीं है प्रमुख है। तो वहाँ पे बच्चा खुद डर रहा है, वो जान रहा है कि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। भाई आप बता रहे हैं ठीक है, वो बच्चा खुद जान रहा है कि इस किताब को मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, मुझसे गलतियाँ होती हैं, और आप उसको जैसे टोकना शुरू कर देते हैं, उसके अंदर डर और बढ़ जाता है। ये हमें नहीं करना है। हाँ ठीक है, वो गलती कर रहा है, आप उसको ध्यान से सुनते रहें, उसको एक अलग पेज पे नोट करते रहें। नोट करने के बाद बिल्कुल बताएं, तुरंत ना बताएं, मेरा मानना है, मेरा विचार है, तो उसको ना बताएं तुरंत। भाई किताब पढ़वा ले, हाँ बहुत अच्छा किताब, आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। जिन पॉइंट को, जिन शब्दों को गलत किया था, उसके ऊपर आप काम करिए। उसको आप श्रुतिलोक लिखवाइए, उसको जो है श्रुतिलेख लिखवाइए, इमला बोल के लिखवाइए, उसको समझाइए, बोर्ड पे लिख के दिखाइए, उसको कॉपी पे जो है उसको समझाइए, और वो चीज़ें उसको आ जाएंगी, और ये नकारात्मकता का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। और उसको मोटिवेट करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए। गलत काम कर रहा है तो उसको दूसरे तरीके से डायरेक्ट आप हम नकारात्मकता की बात करेंगे तो बच्चा बिल्कुल डरेगा। और हमने कहा था कि ये कारण हो सकता है अध्यापकों का कठोर व्यवहार, बिल्कुल। तो ये आकलन के उपकरणों की चर्चा करेंगे। तो ये भाग 1 था, और भाग 1 पे हमने 3 पॉइंटों पे चर्चा की। पहला था आवश्यकता, दूसरा हमने जो बात किया उद्देश्य के ऊपर, और तीसरा हमने जो पॉइंट था भाग 1 में वो था आपेक्षिक जो शैक्षिक संप्राप्ति स्तर था, उसके बारे में हमने चर्चा की, कमी क्या था और कैसे दूर करेंगे। तो दूर करने हमने बताया स्मार्ट वर्क। और आपको आज से जो मेरा कॉन्सेप्ट है, बना लीजिए कि मुझे स्मार्ट नहीं, अल्ट्रा स्मार्ट टीचर बनना है। अल्ट्रा स्मार्ट टीचर बनना है, और 2-3 महीने में अभ्यास करके मैं बन जाऊंगा, फिर आपको आगे समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना इस चीज़ को, और बिल्कुल भी आपको ज़रूर कुछ ना कुछ लाभ तो मिला ही होगा। और आपके जो विचार होंगे, जो भी प्रश्न होंगे, बिल्कुल कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और अब हम आगे चर्चा करेंगे भाग 3 के बारे में, भाग 2 के बारे, सॉरी, भाग 2 के बारे में। जस्ट इसके बाद हम जल्द से जल्द भाग 2 को लेके आपके बीच फिर से उपस्थित होंगे। नमस्कार।